हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में यहाँ पे ख़त्म किया था, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू विद न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल साइड ए। वी हैव अ यूट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड्स इज ऑफ लेंथ ए, हैज़ मर्करी इन इट। इसके अंदर मर्करी भरी हुई है। मर्करी यहाँ पर लिखने का पर्पस है कि मर्करी इज गुड कंडक्टर। करंट आई इज पास्ड बिटवीन सील्ड इलेक्ट्रोड्स एक्स एंड वाई। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स में से करंट पास कर रहा है, यानी कि मर्करी अगर इस ट्यूब के अंदर भरी हुई है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। A magnetic field is applied across the horizontal section perpendicular to the plane of diagram. डायग्राम के perpendicular डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है। So a uniform magnetic field is set up perpendicular to the perpendicular to the plane of diagram. So this is हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप। ये इनवर्ड भी हो सकता था, आउटवर्ड भी। आई जस्ट एज्यूम्ड इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मर्करी। वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI। फोर्स ढूंढनी है, मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर को करंट फ्लो कर रहा है नीचे को। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स मर्करी के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिसकी वजह से मर्करी का लेवल एक लिम्ब में, इनफैक्ट राइट लिम्ब में राइज कर जाएगा एज कंपेयर टू लेफ्ट लिम्ब। दूसरे लिम्ब में थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों के लेवल्स में क्या फ़र्क है उसे फाइंड आउट करो। मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ मर्करी इन टू लिम्ब्स। उम्मीद है कि आपको डायग्राम क्लियर होगी। बेसिकली होगा क्या, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मर्करी को पुल कर रही है, इस तरफ पहुंचा रही है, राइट लिम्ब में इसको ऊपर को पुश कर रही है। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब मैग्नेटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द एक्स्ट्रा वेट ऑफ दिस साइड। ये जो एक्स्ट्रा हाइट h आई है, इस h हाइट में मर्करी का जो वेट है दैट वेट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? BIL। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I और L की जगह मेरे पास आएगा A, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर A स्क्वायर है, हर एक साइड A है, तो ये लेंथ भी हमारे पास A ही होगी। करंट जिस लेंथ में से पास कर रहा है वो A है। ये जो मैंने पहले लिखा वो क्या था? फॉर्मूला। अब सेकंड यहाँ पर मैंने फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हम बात करेंगे वेट ऑफ मर्करी इन हाइट h। जो हाइट h हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेट का फॉर्मूला m इंटू जी, मास कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? एरिया इंटू लेंथ। ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। दिस इज वेट मल्टीप्लाई बाय जी हो जाएगा। तो हमें पता है फॉर इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ मर्करी। मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? BIA। वेट ऑफ मर्करी कितना है? A स्क्वायर h रो इंटू जी। एक कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में ढूंढना क्या है? h को एक तरफ रख लो, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। यू विल गेट योर आंसर। h इज इक्वल टू BI अपॉन रो GA। C शुड बी करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? एक बार रिवाइज करते हैं
यहाँ पर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, हमने एज्यूम किया इनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मरकरी के ऊपर फोर्स लग रही, मरकरी इस तरफ राइट की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से राइट लिम्ब में मरकरी का लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा। अब उस एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगी, यानी कि वेट ऑफ द मरकरी इन हाइट h will be balanced by the magnetic force. Next question. A particle of mass m and charge q is released from rest, means initial velocity is 0 at origin as shown in diagram. The speed of the particle when it has traveled distance d along z axis is, इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी जब इसने z एक्सिस के अलॉन्ग d डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सिचुएशन को समझो, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ चार्ज के मोशन को स्टडी करेंगे। देखो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल की स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। यहाँ पर पार्टिकल को रेस्ट पे रिलीज किया गया, जिसका मीनिंग ये है कि इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर 0 थी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल ने z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना शुरू करना है, बट जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा अलॉन्ग द z एक्सिस, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी। मींस चार्ज पार्टिकल बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से यहाँ पर मूव करेगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर गया, इट गेन सर्टेन वेलोसिटी v। जैसे ये v वेलोसिटी गेन करेगा वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब इसने सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, इट मींस दैट चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन xz प्लेन। तो चार्ज पार्टिकल xz प्लेन में घूमना शुरू कर देगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जब चार्ज पार्टिकल ने d डिस्टेंस कवर कर लिया अलोंग द z एक्सिस, इस डायरेक्शन में मूव कर गया अलोंग द z एक्सिस, तब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द स्पीड। देखो बेटा, जैसा मैंने पहले कहा कि जो स्पीड है वो सिर्फ वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कोई स्पीड नहीं दे सकता। इसका मतलब जो किनेटिक एनर्जी गेन की गई है, किनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, इट शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना हो गया Q इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया D। तो यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच कम्स आउट टू QED बाय m स्क्वायर रूट। इनफैक्ट यहाँ पर E0 सिंबल गिवन था, तो आई विल राइट डाउन E0, इट विल बी 2QE0D बाय m स्क्वायर रूट। A शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a particle of charge q enters a uniform magnetic field B directed inward and is deflected as shown। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थोड़े से हिस्से में एग्जिस्ट करता है जिसकी विड्थ कितनी है y। चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है हैविंग चार्ज q एंड मास m विद स्पीड v। जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगा तो इट विल गेट डेविएटेड, एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है इट गेट डेविएटेड अलोंग y एक्सिस थ्रू डिस्टेंस x, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाता है। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमें गिवन नहीं है। अगर आप कोई भी ऑप्शन चेक करोगे वहाँ पर कहीं पर भी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अगर हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मिल जाए तो बात बन जाएगी। आर का फॉर्मूला होता है mv/bq। अगर हमें
किसी तरीके से r की वैल्यू मिल जाए तो हमें मोमेंटम की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, हमें मोमेंटम की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। अब यहाँ से मुझे ज्योमेट्रिकली इस r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दिस डिस्टेंस इज x, तो ये भी x हो गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस बचा r माइनस x। ये डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, सॉरी दिस इज y, ये डिस्टेंस है मेरे पास y। तो यहाँ पर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। मीन्स आई कैन राइट डाउन r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस r माइनस x होल स्क्वायर। r square is equal to y square plus r square plus x square minus 2rx. r square will cancel out. हमें चाहिए value of r, तो we can write down x square plus y square is equal to 2rx, means r is equal to 1 by 2 into x plus y square by x. We get this value. We can use this value in equation number 1, means using equation number 1 and 2 we will get required magnitude of momentum bq by 2 into x plus y square by x. So this is your required answer. ठीक है, मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। और नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जो कि किसी एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। एक्सेलरेट करके उसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चली जाए। वेरी वेरी हाई स्पीड is given to a charged particle using this device known as cyclotron. Clear? तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, we must use a charged particle. हम किसी न्यूट्रल पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के थ्रू एक्सेलरेट नहीं कर सकते। पार्टिकल में भी एटॉमिक और में भी सब एटॉमिक पार्टिकल। हम लोग जो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें मेनली फोकस करते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव एंड सिमिलरली लिथियम एटसेट्रा। तो इन आयंस को, इन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के थ्रू हम चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन तक पहुंचा देंगे। साइक्लोट्रॉन को फर्स्ट टाइम अमेरिकन फिजिस्ट लिविंगस्टोन एंड लॉरेंस ने डेवलप किया था 1930 के आसपास। ठीक है, इससे पहले चलते थे लीनियर एक्सेलरेटर्स। लीनियर एक्सेलरेटर का मतलब क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल को हम एनर्जी देते हैं और ड्यूरिंग दैट इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इट कीप ऑन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। यूँ समझो कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मूव करता हुआ एनर्जी को गेन करता चला जाता है। बट इन तरह के लीनियर एक्सेलरेटर्स में समस्या थी साइज की। इस चीज़ को ओवरकम किया गया इन साइक्लोट्रॉन्स। साइक्लोट्रॉन में वर्ड आ रहा है साइकिल, मतलब चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में सर्कुलर पाथ में घूमता है। अगर हम बात करते हैं कि ये किस फैक्ट पे, किस बेसिक फंडे पे काम करता है, इसमें हम दो फील्ड एक साथ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देने के लिए यूज़ किया जाता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाता है। यानी कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ एनर्जी गेन करता है। हाँ, ऑफ कोर्स जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास क्या है
It is based on the fact that electric field accelerates the charged particle and magnetic field keeps it revolving in circular path of increasing radius. क्लियर? आपको ये सब नोट डाउन कर लेना है, याद भी करना है, अच्छे से नोट्स आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? हालांकि ठीक है कि चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देनी है, बट व्हाई? इसकी सबसे कॉमन एप्लीकेशन जो हम लोगों को आसानी से समझ में आती है वो है आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स डिज़ाइन करना, कुछ इस तरह के आइसोटोप्स डिज़ाइन करना जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में, ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। अगर एप्लीकेशंस में पढ़ूं तो मैं थर्ड पॉइंट सबसे पहले हाईलाइट करूंगा। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट। किस चीज़ की ट्रीटमेंट? दैट मे बी कैंसर्स और ट्यूमर्स। आपने रेडियोथेरेपी नाम सुना होगा, कैंसर पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी दी जाती है तो वहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड इसकी एप्लीकेशन है नई मटेरियल्स को सिंथेसाइज करना, नई मटेरियल्स बनाना। क्या किया जाता है? यहाँ कोई मटेरियल प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना। कैसे? हमारे पास ये मटेरियल है, इसमें हम दूसरे मटेरियल्स को इम्बेड कर रहे हैं, ठीक है? तो फास्ट मूविंग आयंस इसके अंदर इम्बेड करने हैं, इसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर पहुंचाने हैं। तो हाई एनर्जी वाले जो आयंस हैं दैट आर एक्सेलरेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन आर एम्बेडेड इन अनदर मटेरियल टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे कुछ एलिमेंट्स आपको याद होगा, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे, तो साइंटिस्ट लोगों ने उन एलिमेंट्स को सिंथेसाइज किया है, आर्टिफिशियली बना दिया है। कैसे? थ्रू दिस प्रोसेस ओनली। उन्होंने किसी और न्यूक्लियस के ऊपर हाईली एनर्जी कैरिंग चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर फायर किया, उसके ऊपर इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से वो पार्टिकल इम्बेड हो गया, न्यूक्लियस के अंदर चला गया और एक नया एलिमेंट, एक नया न्यूक्लियस बन गया। क्लियर? तो नए एलिमेंट्स को बनाने के लिए या जो पुराने मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हैं। एंड अनदर एप्लीकेशन टू कॉज आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन, टू कॉज आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर मैटर। ये जो पॉइंट है ये आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो, थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा जब आप मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स +2 में पढ़ोगे, ठीक है? कुछ लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमने क्या किया, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियस वैसे तो स्टेबल है बट हमने उसमें एक चार्ज पार्टिकल फायर किया, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस अब अनस्टेबल हो गया है, अब वो फर्दर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, अब वो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके हम न्यूक्लियस को समझ पाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मैटर किस तरह से प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स किस तरह से प्रेजेंट है, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी किसी एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट है, क्या जब कोई पार्टिकल बाहर आता है तो न्यूक्लियॉन्स भी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और वो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस। तो न्यूक्लियर मैटर को डिटेल में स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी चाहिए होती है एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए हमें बहुत ही तेज़ी से मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होते हैं एंड दैट आर ऑब्टेन्ड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। आपने दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन सुना होगा, LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। हेड्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम है, लार्ज क्योंकि बहुत बड़ा है, तो कोलाइडर पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी पार्टिकल्स को एनर्जी देनी होती है, वहाँ पर भी पार्टिकल्स की स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में चली जाती है, तो उस समय भी हम लोग साइक्लोट्रॉन्स यूज़ करते हैं। गूगल पे LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को सर्च कीजिएगा, ठीक है? ओके, इसके बाद एक पॉइंट रह गया, प्रिंसिपल। किसी भी साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? बेसिक आइडिया वही है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड
को यूज़ करते हैं चार्ज को एनर्जी देने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। तो ओवरऑल कंसेप्ट यही है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ एनर्जी को गेन करता है। मीन्स हम एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह से हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, उसमें भी करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम कंसेप्ट है, एग्जैक्टली सेम। उसमें जो चार्ज की पोलैरिटी है वो रिवर्स होती रहेगी। जो प्लेट, जो डी शेप में यहाँ पर प्लेट्स होंगी, जो प्लेट पहले पॉजिटिव है वो नेगेटिव, फिर नेगेटिव वाली पॉजिटिव होती रहेगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मेन फंडा क्या है, इट शुड बी ऑसिलेटिंग। और उस चार्ज पार्टिकल को बारंबार अगेन एंड अगेन उस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं जो कि ऑसिलेट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन सर्कुलर पाथ, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल कीप ऑन गेनिंग एनर्जी, एंड एनर्जी लगातार एनर्जी बढ़ती रहेगी। एंड अल्टीमेटली जितनी स्पीड, जितनी एनर्जी हमें चाहिए, चार्ज पार्टिकल विल एक्वायर दैट एनर्जी। ओके, एक बार फॉर्मली से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड to a very high speed. This is very important. To a very high speed by allowing it to pass through strong uniform electric field. Strong uniform perpendicular magnetic field. Strong uniform perpendicular magnetic field. And by using small oscillating electric field again and again, by से इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना है और स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यूज करना है। इन दोनों को यूज करते हुए हम चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं। ये कैसे करते हैं हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में अभी समझेंगे। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो मेटालिक डीज होती हैं जो कि बीच में से हॉलो हैं। वी हैव टू हॉलो मेटालिक डीज, D1 एंड हियर इज अनदर D, D2। डीज को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है। डीज are placed in horizontal plane such that इनके फ्लैट फेसेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। These are two D's, से D1 and D2। ये बीच में से खाली हैं और दोनों किसकी बनी हुई है, मेटल की। फ्लैट फेसेस आर फेसिंग ईच अदर and there is window, say in D1 there is one window। इसका क्या यूज है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये दोनों कौन से प्लेन में पड़ी हैं, बोथ लाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इन दो डीज को कनेक्ट किया गया है विद अ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये जो सिंबल है ये है फॉर एसी करंट या एसी सप्लाई। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मीन्स एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज सप्लाई कर सकती है, जिसकी पोलैरिटीज लगातार वेरी करती हैं। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पोलैरिटीज चेंज होती है। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब इस दोनों डी को जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है तो वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल्स हैं।
ऊपर की तरफ है नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ है साउथ पोल। पूरे इस अरेंजमेंट को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया गया है? यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इसमें से हम करंट पास करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इन दो डीज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। डीज आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू पोल्स। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल, कौन से मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, समझाने की, तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस टू डीज। इस मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना। क्या ये क्लियर है? अब पढ़ के देखिए, हमने जितनी डिस्कशन की है, हमने क्या कहा है? दो डीज हैं, D1 D2, मेटल की बनी हुई है, फ्लैट फेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा गैप है, द स्मॉल गैप बिटवीन टू फ्लैट फेसेस। क्लियर? एंड उसके बाद हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सेट अप सच दैट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू डीज। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है जिसकी पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, कभी D1D हाई पोटेंशियल पे होगी तो कभी D2D हाई पोटेंशियल पे होगी, पोलैरिटीज लगातार चेंज होंगी। फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। क्लियर? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना और खुद से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग में हम लोग यहाँ पर इन दो डीज के बीच में एक सुटेबल सोर्स रखते हैं, ऐसा सोर्स जिससे हमें आयन प्रोड्यूस करना है, वो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करना है, जिसको हमने इस डिवाइस साइक्लोट्रॉन के थ्रू एक्सेलरेट करना है। जैसे अगर मुझे प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना हो तो मैं हाइड्रोजन गैस को यूज़ करूँगा। अगर मुझे अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करके उसको एक्सेलरेट करना है तो मैं यहाँ पर यूरेनियम यूज़ करूँगा। यूरेनियम इज ए रिच सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यूरेनियम से जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन बाहर निकलती है, बट अल्फ़ा मेजर कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर मुझे अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना है तो मैं यहाँ पर सेंटर में यूरेनियम रखूँगा। अब दोनों फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड्स को एक साथ स्विच ऑन कर दिया जाता है। जैसे ही दोनों को स्विच ऑन करते हैं, किसी एक डी के ऊपर पॉजिटिव और दूसरी डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ जब टाइम 0 है तब D1D इज एट हाई पोटेंशियल एंड D2 इज एट लो पोटेंशियल। ये कि D1 की पोलैरिटी पॉजिटिव है एंड D2 की पोलैरिटी नेगेटिव है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ यहाँ सेंटर पे जो हमने चार्ज प्रोड्यूस किया वो पॉजिटिव नेचर का है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया फ्रॉम लेफ्ट डी टूवर्ड्स राइट डी या फ्रॉम D1 टूवर्ड्स D2। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। ये चार्ज पार्टिकल इन दो डीज के बीच में जो गैप है वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है और इस गैप में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम D1 टू D2। अब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है एंड हेंस it will experience electrostatic force, and because of that force it will start moving from D1D towards D2D। means ये चार्ज पार्टिकल अब मूव करना शुरू कर देगा। जब ये D1 से D2 की तरफ मूव करेगा इट विल गेन सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ, फोर्स कितनी लगेगी? Q इंटू ई। मान लो ये बहुत थोड़ा सा गैप है, बट ये गैप की जो वैल्यू है से दिस डिस्टेंस इज D। जब चार्ज पार्टिकल इस गैप में से एक्सेलरेट होगा तो जो वर्क डन है दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Force into displacement Q into D will be kinetic energy gained by this charge particle। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल
इस D2 D के अंदर घुसेगा, इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। जैसे ही ये D2 के अंदर एंटर करेगा, इसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। वाई? क्योंकि हमें पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। करंट की बात नहीं हो रही, हमने इनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, यानी कि इनके ऊपर चार्जेस हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी गेन नहीं करेगा। ठीक है, आपने फैराडे केस, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ी थी, उन सब में हमने यही पॉइंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इनफैक्ट कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी भी बड़ी डिटेल में पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जब इस D2D के अंदर घुसेगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। हेंस विद इन D इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फोर्स मेटल के अंदर एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब ये चार्ज मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल दो डीज के बीच में आता है, ठीक है, दो डीज के बीच में आता है, वैसे यहाँ पर दो इफेक्ट एक साथ शुरू हो जाते हैं। पहला, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू हो जाता है। मींस अब ये चार्ज पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा। कितने डिस्टेंस के लिए? सिर्फ वो डिस्टेंस जो दो डीज के बीच में गैप है। तो इसके दौरान चार्ज पार्टिकल अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा। क्लियर? एंड एट द सेम टाइम जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब रिवर्स होंगे तभी तो ये खींचेगा। ध्यान से देखो, इस चार्ज के ऊपर पोलैरिटी क्या थी? पॉजिटिव, ये प्लस क्यू चार्ज था। अब अगर पोलैरिटी रिवर्स होगी तभी ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव डी यानी कि D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। मींस पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल अब D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड जब ये इस गैप को क्रॉस कर रहा होगा इट विल गेन एनर्जी। क्लियर? मींस D1 तक आते हुए, D2 से D1 तक आते हुए इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई किया है, इसकी पोलैरिटी, इसकी डायरेक्शन ठीक उसी टाइम पे रिवर्स होनी चाहिए जिस टाइम पे ये चार्ज पार्टिकल दो डीज के बीच में आया। जैसे ही चार्ज पार्टिकल दो डीज के बीच में आता है वैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन डायरेक्शन दिस पार्टिकल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अनदर डी, दैट इज टुवर्ड्स D1। अंदर खींचा चला जाएगा, आगे से कुछ स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट भी बढ़ जाएगा। ये बात हमने पढ़ी थी कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। अगर रेडियस बड़ा है तो स्पीड ज़्यादा है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो रेडियस बड़ा है, रेडियस कम है तो मतलब स्पीड कम है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी है यानी कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ी है, यानी कि अब इसका रेडियस बढ़ जाएगा सच दैट टाइम पीरियड ऑफ completing one revolution in the circular path remains same. Means जब पार्टिकल D2D से D1 में आएगा, एनर्जी गेन करेगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज करेगा। अब ये बढ़े हुए रेडियस के साथ
अंदर एंटर करेगा। बट जैसे ही D1 के अंदर एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब ये बढ़े हुए रेडियस के साथ सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दोबारा से इन दो डीज के गैप के बीच में आएगा। जैसे ही ये गैप के बीच में आता है, फिर से भाई साहब पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। इस तरफ अब पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होती है, चार्ज पार्टिकल अगेन गेट अट्रैक्टेड towards other D, that is towards D2, and while crossing gap between two D's, it will gain some energy. ये कुछ एनर्जी गेन करेगा और जैसे ही एनर्जी इसकी बढ़ेगी, इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट विल आल्सो इंक्रीज एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। यानी कि चार्ज पार्टिकल लगातार सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा और हर बार जब भी ये गैप को क्रॉस करेगा, इसकी एनर्जी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट विल इंक्रीज। एक स्टेज ऐसी आएगी, यहाँ पर इसका रेडियस लगभग d के रेडियस के बराबर हो जाएगा। लगभग थ्योरेटिकली आप इक्वल कह सकते हो, बट प्रैक्टिकली उससे थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाती है एंड मैग्नेटिक फोर्स वाज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फॉर द मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। मींस सेंटीमीटर फोर्स खत्म हो गई है। अब चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल था, उस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल टेंजेंशियली आगे निकल जाएगा और ये टेंजेंशियली आगे निकलेगा और आगे कहाँ पे निकलेगा? आगे होगी एक विंडो, थोड़ी सी ओपनिंग, जिससे चार्ज पार्टिकल बाहर आ सकता है और सामने वो टारगेट पार्टिकल होगा, वो न्यूक्लियस होगा जिसके साथ इसकी कोलिजन करवानी है। ये है टारगेट, वो पार्टिकल, वो न्यूक्लियस, वो मटेरियल जिसके साथ हम इस चार्ज पार्टिकल की कोलिजन करवाना चाहते हैं, वो सामने होगा। इन दोनों में कोलिजन हो जाएगी। मीन्स अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करना चाहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम किसी नए एलिमेंट को बनाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर हम किसी मटेरियल में दूसरा आयन इम्पार्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो दिस इज हाउ अ साइक्लोट्रॉन वर्क्स। मैंने यहाँ पर जितनी मैं लिख सकता था उतनी इसकी वर्किंग लिखी है। कंस्ट्रक्शन तो मैं पूरी लिख पाया, वर्किंग का बाकी का हिस्सा आप लोग खुद ब खुद अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वर्किंग क्लियर होगी। मैंने यहाँ तक लिख रखा है कि चार्ज पार्टिकल D to D में एंटर करते हुए कुछ स्पीड गेन करता है, बट D के अंदर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन कि एज सुन एज पार्टिकल एंटर्स in the gap between two D's, polarity of the field reverses and charge particle again gains energy, and with increasing radius, as soon as it enters the D1, it will start moving in circular path under the influence of magnetic field with increased radius, and when this charge particle again enters between the gap of two D's, polarity gets reversed and it again get accelerated, again get energy, and this process goes on. As radius of charge particle increases, there will be one stage at which radius of charge particle will be almost equal to radius of the D's. Then magnetic field is automatically switched off at a particular time, and because of that charge particle will come out tangentially from a window provided for the same purpose, and there is a target placed just outside the window so that nuclear reaction can be carried out by this very fast moving charged particle. Next we have resonance condition. किसी साइक्लोट्रॉन की वर्किंग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल 2 डेज के गैप के बीच में आता है, वैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को पोलैरिटीज को चेंज करना होता है। ये है हमारे पास 2 डेज एंड दिस इज हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। जैसे ही चार्ज पार्टिकल 2 डेज के गैप में आता है, ठीक वैसे ही पोलैरिटी को चेंज होना है। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, द फ्रीक्वेंसी विद विच चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ should be equal to frequency of the oscillator. Frequency of the charged particle should be equal to frequency of the oscillator. या दूसरे शब्दों में, और in other words आप कह सकते हो, the time taken by charged particle to come back into the gap again must be equal to the time after which polarities are reversed. जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल वापिस गैप में आता है, उतने ही टाइम के बाद पोलैरिटीज को चेंज होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। आप लोगों ने +1 में रेजोनेंस पढ़ी थी। रेजोनेंस कब आती है? जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। आपने कहा था जब ड्राइवर एंड ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। आप लोगों ने ये टॉपिक वेव्स में पढ़ा था, अभी तक हो सकता है कि आप लोग भूल चुके हों, बट फ्रीक्वेंसी का मैच करना ही बेसिकली रेजोनेंस कहलाता है। यहाँ पर भी हम रेजोनेंस कंडीशन लिख रहे हैं, मीन्स हम 2 फ्रीक्वेंसीज को सेम कर रहे हैं। कौन सी 2 फ्रीक्वेंसीज? एक फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल और दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। अगर ये दोनों सेम होंगी तो चार्ज पार्टिकल लगातार सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ एनर्जी गेन करता रहेगा। नेक्स्ट वी हैव थ्योरी, दैट इज मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर डिस्कशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी टाइम पे अगर चार्ज पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। हमें ये पता है कि चार्ज पार्टिकल को घूमने के लिए जो सेंटीमीटर फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है BQV sin थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में था और चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। एंड सेंटीमीटर फोर्स के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो mv²/r। यहाँ से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास r की वैल्यू बन जाएगी mv/bq। ये है हमारे पास रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v। ये डेरिवेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड। चार्ज पार्टिकल को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल T एंड टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड by calculating distance covered in one revolution divided by speed with which charge particle completes one revolution। आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 2π r की वैल्यू हमारे पास है mv/bq अपॉन ये v and v will cancel out, we will get time period which is 2π m/bq। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये टाइम ना तो रेडियस के ऊपर ना ही स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। चार्ज तो कभी चेंज होता ही नहीं है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब जो मर्जी चार्ज पार्टिकल की स्पीड हो जाए, चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर स्पीड कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नहीं है, तो मास ने भी चेंज नहीं होना। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने खुद ही अप्लाई किया, वो तो हम कांस्टेंट रख ही सकते हैं। तो T की वैल्यू काफ़ी हद तक कांस्टेंट रहती है। काफ़ी हद में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मास का थोड़ा सा पंगा है। आपको पता है कि मास इज वेरिएंट, मास स्पीड के साथ चेंज होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें आप पढ़ते हो m इज इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। खैर, ये आ गया टाइम, ये आया टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। बट डीज के गैप में दोबारा से आने का टाइम, डीज के गैप में दोबारा से आने का टाइम वो होगा हाफ ऑफ दिस टाइम पीरियड, ये कि π m/bq। ठीक है,
This is the time taken by charged particle to come back into the gap of 2 days. 2 days के गैप के बीच में दोबारा से आने का जो टाइम है दैट विल बी हाफ ऑफ दिस. अगर हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो which is also known as cyclotron frequency, this will be reciprocal of time period. This may be written as bq upon 2 pi m. This is called cyclotron frequency. आप सिमिलरली इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो विच इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा 2 पाई न्यू विच विल बिकम बी क्यू बाय एम. आप लोग नोटिस कर सकते हो चाहे टाइम पीरियड है, चाहे फ्रीक्वेंसी है, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इनमें से कोई भी वैल्यू रेडियस या स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती. लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन for mathematical derivation, that is maximum kinetic energy gained by a charged particle. maximum kinetic energy charged particle कितनी गेन करेगा? kinetic energy का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv स्क्वायर. मैं यहाँ से v की वैल्यू, इस इक्वेशन से v की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हाफ m v की वैल्यू कितनी है बी क्यू आर बाय एम होल स्क्वायर. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम. इसमें आपको जो पॉइंट समझना है बेटा, जब मैं मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ तब मैं ये कहूँगा कि ये रेडियस भी मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम रेडियस कितना होगा? लगभग d के रेडियस के बराबर. तो आर मैक्सिमम में बी रिटन एज कैपिटल R which represent radius of Ds, वो Ds जिनके बीच में ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ एनर्जी को गेन कर रहा है. तो R मैक्सिमम की वैल्यू आप यहाँ पर कैपिटल R लिख सकते हो. तो आप लोग लिखोगे मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाय एम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इसमें ध्यान देना बेटा, इस रिलेशन में किनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट आता है उसमें मास 1/m में एक्सप्रेस होगा. ठीक है, जनरली हम सोचते हैं किनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास. यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर रिजल्ट को r की टर्म्स में लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की टर्म्स में लिख रहे हैं, इसलिए हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा. टेक नोट ऑफ दिस पॉइंट. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे ये भूलेगा क्वेश्चंस गलत होना शुरू हो जाएंगे. नाउ वी हैव लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन में सबसे बड़ी समस्या है वेरिएशन ऑफ मास बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल. मैंने अभी डिस्कस किया कि जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाती है, बेटर है कि मैं ये कहूँ कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से 30% या उससे ज़्यादा हो जाए, तब वेरिएशन ऑफ मास बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी टेकन केयर ऑफ. मास बढ़ना शुरू हो जाएगा. आप एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हो मास बढ़ता है या कम होता है. तो यहाँ पर मैं v की वैल्यू 0.3 ही पुट कर दूंगा. दिस कम्स आउट 0.09 c स्क्वायर बाय c स्क्वायर. c स्क्वायर विल कैंसिल आउट m नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 0.01. दिस कम्स आउट 10 टाइम्स m नॉट. अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो दिस कम्स आउट 10 टाइम्स m नॉट, जिसका मतलब ये है कि पार्टिकल का मास 10 गुना हो गया है जब स्पीड ऑफ लाइट से सिर्फ 30% है. तो इन सब सिचुएशंस में मास की वेरिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है.
अगर आपको याद हो तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था 2πm/BQ, या वो टाइम जो कि चार्ज पार्टिकल को दोबारा से वापस गैप में आने में लगता है, वो हमने लिखा था हाफ ऑफ द टाइम पीरियड πm/BQ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ B एंड Q चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ स्पीड बढ़ने की वजह से पार्टिकल का मास इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम भी इंक्रीज करेगा। कौन सा टाइम? वो टाइम जो चार्ज पार्टिकल को दो डीज के बीच में आने में लगता है। अगर मैं यहाँ पर ये दो डीज बनाऊँ और एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूँ लूँ कि अब टाइम आगे से बढ़ गया, वो टाइम जो चार्ज पार्टिकल को दो डीज के बीच में आने को लगेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मास। मीन्स अब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ पहुँचा है, ठीक है, और ठीक इस टाइम पे अभी चार्ज पार्टिकल गैप के बीच में नहीं आया, बट उसी टाइम पे जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, चलो एक बात तो ये खींच के अंदर आ जाएगा, बट हर बार ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेप होता चला जाएगा। यहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, इट विल गो आउट ऑफ स्टेप्स, या आप कह सकते हो कि ये रेजोनेंस में नहीं रहेगा, रेजोनेंस से बाहर चला जाएगा। रेजोनेंस कब होनी चाहिए थी? जब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। किसकी? हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की एंड चार्ज पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी सेम है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो गई है। इनफैक्ट चार्ज पार्टिकल की तो फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि इसका मास लगातार बढ़ता चला जाएगा और टी की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी, यानी कि चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर पाथ में घूमने की फ्रिक्वेंसी लगातार कम होती चली जाएगी, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी रहेगी सेम, यानी कि अब रेजोनेंस अचीव नहीं होगी। थोड़ी ही देर में चार्ज पार्टिकल घूमता हुआ इतना बुरी तरह से स्टेप्स आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा कि ये डी की किसी प्लेट के साथ टकरा के अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। ये हमारी इच्छा के मुताबिक सर्कुलर पाथ में घूमते हुए विंडो से बाहर नहीं आएगा। So this is the problem when speed of charge particle is very very high in comparison with speed of light, यानी कि तब relativistic masses important हो जाते हैं, theory of relativity important हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का क्या तरीका है? हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक में हम कहते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा लें, दूसरे हम कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को कम कर लें। दोनों मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बेस के ऊपर दो डिवाइसेस जिनमें ये करेक्ट किया गया है, मतलब सिंक में दोबारा से लाया गया है चार्ज पार्टिकल को, दैट आर कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन एंड सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक का मतलब ही वापस रेजोनेंस में लाना है, साइक्लोट्रॉन से वर्ड उठाया गया है क्रोनोटोन, तो सिंक्रोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। अगर तो हम लोग इन मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो अब हम इसको कहेंगे सिंक्रोट्रॉन। देखो बेटा कैसे, हमारे पास T का फॉर्मूला ये रहा πm/BQ। अगर मैं ये कहूँ कि मास की वैल्यू तो अब डेफिनेटली चेंज होनी ही होनी है, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्पीड, बट मैं जो काम कर सकता हूँ, मैं एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दूँ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी खुद ब खुद उसी प्रपोर्शन में बढ़ती रहे जिस प्रपोर्शन में चार्ज पार्टिकल का मास बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा देन m/b मास इज टू मैग्नेटिक फील्ड रेशियो कांस्टेंट रहेगी, एंड हेंस t मींस वो टाइम जो कि चार्ज पार्टिकल को दोबारा से दो डीज के गैप के बीच में आने को लगता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल हमेशा रेजोनेंस में रहेगा, t की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, रेजोनेंस की कंडीशन हमेशा फॉलो होती रहेगी। सेकेंड मेथड है बाय डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। देखो अब यहाँ पर क्या है कि टी की वैल्यू तो कम होनी ही होनी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टी की वैल्यू तो बढ़नी ही बढ़नी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मास। अगर टी की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को भी उसी प्रोपोर्शन में ऑटोमेटिकली कम करते चले जाएं तो भी बात वही है।
तो भी चार्ज पार्टिकल जैसे ही दो डीज के बीच में आएगा उसी टाइम पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सॉरी पोलैरिटी चेंज होगी, एंड हेंस चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज रिमेन इन स्टेप्स, हमेशा सिंक में रहेगा, हमेशा रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो करता रहेगा। क्लियर? इन दोनों में से कोई भी मेथड गेन यूज किया जा सकता है टू गेन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस या टू मेंटेन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? अगली लिमिटेशन है कि हम लोग साइक्लोट्रॉन को यूज नहीं कर सकते टू गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड to give energy to इलेक्ट्रॉन। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखूं, ये लगभग इतने टाइम्स कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? आप सेकेंड लिमिटेशन लिख लेना कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। मास बहुत कम है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू E। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्लियर? अब ये फोर्स किसके इक्वल होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जितनी एक्सेलरेशन ज़्यादा है उतनी स्पीड तेजी से बढ़ेगी, यानी कि चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन बड़ी ज़्यादा स्पीड गेन करेगा बहुत ही जल्दी। और हम ऐसे कोई भी डिवाइस प्रैक्टिकली नहीं डिज़ाइन कर सकते जो कि इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली स्पीड के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सके या अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सके। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विल गेन वेरी हाई स्पीड इन वेरी स्मॉल टाइम। बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर लेगा। अगर वो स्पीड इतनी ज़्यादा गेन कर लेगा तो उसका मास बढ़ेगा तो बढ़ते हुए मास की वजह से जो टाइम पे फर्क पड़ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए या तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा या हमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ये जो वेरिएशन है ये बहुत तेज़ी से होती है, यानी कि स्पीड की जो इंक्रीज़ है बहुत तेज़ी से होती है। हम इतनी तेज़ी से ना तो हम मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर पाते हैं, ना ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर को एडजस्ट कर पाते हैं। यानी कि हम एक ऐसा साइक्लोट्रॉन नहीं बना सकते जो कि इतने कम मास वाले चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड दे सके। मीन्स चार्ज पार्टिकल दैट इज पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। लास्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते यूजिंग साइक्लोट्रॉन। क्लियर है भाई? इस पूरी डिस्कशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लगनी है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस विल एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। अगर पार्टिकल ही न्यूट्रल है तो हम उसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो मोटे से तौर पे हमारे पास दो लिमिटेशंस आती हैं। पहली लिमिटेशन कि चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ बहुत ज़्यादा स्पीड गेन करता है। स्पीड गेन करने की वजह से मास बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते हुए मास की वजह से टाइम चेंज हो जाता है। वो टाइम जितनी देर में चार्ज पार्टिकल को दो डीज के गैप के बीच में आना होता है। और इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर लो या हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लो। फर्स्ट ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, हम इसको यूज़ करते हुए, साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हुए ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं ना ही न्यूट्रल पार्टिकल को। न्यूट्रल पार्टिकल को तो एक्सेलरेट करने का तुक ही नहीं बनता।
और जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मास बहुत कम है। मास बहुत कम होने की वजह से एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड बहुत जल्दी गेन कर लेता है, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए मास को कंपनसेट करने के लिए हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड या ऐसा ऑसिलेटर नहीं बना सकते जो कि खुद को एडजस्ट कर पाए विद चेंजिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन cyclotron. A cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. Frequency is 10 megahertz means 10 raised to power 7 hertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टू एक्सलरेट प्रोटॉन्स? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? याद करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πm/bq। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आप लोग लिखोगे फ्रीक्वेंसी, दिस इज bq/2πm। क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 10⁻⁷। मैग्नेटिक फील्ड हमें ढूंढना है, चार्ज ऑन प्रोटोन हमें पता है, divided by 2m into mass of proton, which is 1.67 into 10⁻⁻27। आप लोग ये वैल्यूज पुट कर दोगे। b is equal to 2π into 10⁻⁷ into 1.67 into 10⁻⁻27 divided by 1.6 into 10⁻⁻19। You can calculate here 2π into 1.67 divided by 1.6 into 10⁻⁻, ये हमारे पास हो जाएगा -1। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 into 3.14 into 1.67 divided by 1.6 multiplied by 10⁻⁻1। On calculation we will get this value equal to 0.655 Tesla. So this is your required answer value of magnetic field. Question का second part क्या है? What is the kinetic energy of the proton? We have to express our answer in terms of megaelectron volt. It is given that radius of this is 60 centimeter. हम लोगों ने kinetic energy का फॉर्मूला लिखा था हाफ b²q²r² मैंने आपसे कहा था कि मास यहाँ पर डिवीजन में आएगा, तो यहाँ पर हाफ b मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया 0.655 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 स्क्वायर, रेडियस 0.6 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय मास इज 1.67 into 10⁻⁻27। ये वैल्यू हमारे पास आएगी जॉल्स में। बट अगर मैं इस वैल्यू को यहीं पे कर देता हूँ, इस वैल्यू को मुझे आंसर लिखना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड कर देता हूँ 1.6 into 10⁻⁻13 से, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। On calculation I will get this value approximately, it is not exact value, approximately 7 mega electron volt.